और आज हम बात करेंगे राउल्ट्स के नियम की, जो कि सॉल्यूशन टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक्स के लिए इसके टू पार्ट्स में, एक तो है वास्तविक विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। तो राउल्ट्स ने एक नियम बताया था, उसमें कहा गया कि जो विलयन होता है उसमें दो घटक, जिसको अपन एक को विलय कहेंगे, एक को विलायक कहेंगे। यदि विलय और विलायक दोनों ही वास्तुशील है, उसके लिए फर्स्ट वाला लॉ यानी नियम लागू होता है। तो उसके लिए राउल्ट्स ने बताया कि वास्तुशील विलय युक्त विलयन में, वास्तुशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसी को राउल्ट्स का नियम कहा गया है। मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन में दो घटक है, घटक ए और घटक बी। यदि घटक ए विलायक है और घटक बी विलय है, तो उस कंडीशन के अंदर राउल्ट्स का नियम क्या कहता है? मान लीजिए घटक ए है, उसका आंशिक दाब पी ए और उसका जो अवयव है मोलांश वो x ए हो गया, तो पी ए प्रोपोर्शनल टू x है, यानी घटक ए का आंशिक दाब उसी घटक यानी ए के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसी को अपन राउल्ट्स का नियम कहते हैं। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू x है, तो पी ए इक्वल पी ओ ए एक्स ए। यहाँ पी ओ ए इस ए अवयव का शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब कहलाता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाता है। तो इससे अपना समीकरण 1 प्राप्त होता है, समीकरण 1। फिर है दूसरे घटक के लिए Pb इज प्रोपोर्शनल टू Xb। तो आप देखेंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो उसी प्रकार से अपन नए नियतांक का यूज करते हैं। तो Pb इज इक्वल P नोड B Xb। तो इस प्रकार से समीकरण 2 हमको प्राप्त होते हैं। दोबारा देखिए, P नोड A शुद्ध अवस्था में ए अवयव का वाष्प दाब है और पी नोड बी शुद्ध अवस्था में बी अवयव का वाष्प दाब कहलाता है। अब बात करें अपन इस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर, अपने पास में दो इक्वेशन आए हैं, दोनों का आंशिक दाब की योग के बराबर होता है Pa प्लस P। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। अब हम देखेंगे समीकरण 3 में एक और दो से अपन मान रख सकते हैं। Pa का मान ये है और Pb का मान ये है। तो समीकरण 3 में 1/2 से मान रखने पर अपन देखेंगे Pa बराबर है आपका P नोड A x A, P नोड A x A और Pb बराबर है P नोड B x B, P नोड B x B। तो इस प्रकार से आपका P के साथ Pa प्लस Pb की वैल्यू अपन समीकरण 1 को दूसरे रखते हैं, तो अपने पास में P नोड A x A प्लस P नोड B x B एक नई समीकरण अपने पास में आ जाती है। आपने पढ़ा था मोल अंशों के बारे में कि किसी भी विलयन के अंदर उसके प्रत्येक अवयव के मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है, यानी अधिकतम 1 होता है और निम्नतम 0 होता है। 0 और 1 के बीच में ही मोल अंशों का योग पाया जाता है। तो इससे अपना एक नया इक्वेशन बनता है। ये समीकरण नंबर मान लीजिए आप 4 हो गए। अब XA प्लस XB मोल अंशों का योग 1 होता है, इससे ये इक्वेशन बनती है XA प्लस XB इक्वल 1। अब आपको XA की वैल्यू निकालनी है, तो XA की वैल्यू के लिए आप XA इक्वल इस पद को आप इधर लेके आ जाओ 1 माइनस XB। तो XA इक्वल 1 माइनस XB, ये समीकरण हो गया आपका 5। अब समीकरण 5 में आप XA की वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। समीकरण 4 में 5 से XA का मान रखने पर
आप देखो नई वैल्यू आपको प्राप्त हो गई p इक्वल p नोड a x की जगह अपन ये रखेंगे x से बराबर 1 माइनस xb प्लस p नोड b xb। अपने पास में नई इक्वेशन प्राप्त हो गई। एक इक्वेशन तो ये है। अब आप इसको यदि कंप्लीटली कैलकुलेट करते हैं तो p इक्वल p नोड a को 1 से किया तो p नोड a को x से किया तो माइनस p नोड a xb प्लस p नोड b xb। अब इसमें आप माइनस वाले को दे दो प्लस वाले को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो p इक्वल p नोड a प्लस p नोड b xb माइनस ये आपकी वैल्यू जो है p नोड a xb। अब इन दोनों पदों के अंदर अपन देखेंगे xb जो है कॉमन आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप p की वैल्यू पुट आउट करें तो p इक्वल p नोड a प्लस अब xb को आप बाहर निकाल लीजिए। xb यहाँ क्या रहेगा आपका p नोड b और इधर रहेगा आपका माइनस p नोड a। तो आप देखेंगे कि p नोड b की वैल्यू ज्यादा होती है p नोड a से। तो इस प्रकार से अपन जो है राउल्ट नियम का जो फर्स्ट लॉ है वास्तव विलयन युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम उसको पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर पाते हैं। p इक्वल p नोड a प्लस xb p नोड b माइनस p नोड a। ये जो इक्वेशन है ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपन कई न्यूमेरिकल्स इसको इसके साथ कंप्लीट कर पाते हैं। इसकी वैल्यूज अपन देखें तो p जो है विलयन का वास्तव है, p नोड a जो है a अवयव का वास्तव है, xb b अवयव यानी विलय का मूल अंश है और p नोड b जो है b अवयव यानी विलय का वास्तव है और p नोड a जो है आपका विलय का शुद्ध अवस्था के अंदर वास्तव। तो इस प्रकार से अपन इसका इक्वेशन का फॉर्मूला जो है जनरेट कर पाते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जिसमें अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए देखते हैं एक तरफ अपन इसका मूलांश रखते हैं, एक तरफ इसका वास्तव रखते हैं। अब सबसे पहले अपन a अवयव के बारे में देखते हैं। a अवयव जो है x a, इधर भी x a हो गया। अब अवयव x a को अपन यदि 0 मानते हैं, मूलांश का मान 0 मानते हैं, तो यहाँ से ही आपका ग्राफ स्टार्ट होता है और अधिकतम जो होता है इसका 1 होता है। तो यहाँ पर आपका x a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे अधिकतम लाभ हो गया p नोड a। और इसी प्रकार से अपन जो है दूसरी तरफ से xb की वैल्यू रखते हैं xb। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर xb की वैल्यू जो है 0 है, तो यहाँ 0 से अपन b की वैल्यू जो है 1 तक करते हैं तो इसका ग्राफ जो है a की तुलना में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि p नोड b का जो मान है वो p नोड a की तुलना में हमेशा ज्यादा होगा, जो अपन इक्वेशन से देख पा रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है ये आपने ग्राफ देखा ये x a का है और ये वाला ग्राफ जो है xb का है। x a के ग्राफ के लिए p a इक्वल क्या था p नोड a x a और b वाले ग्राफ के लिए है p b इक्वल p o b x b। अब दोनों पॉइंट को अपन मिलाते हैं तो मिलाने पर दोनों का योग आता है, यानी विलयन का वास्तव आता है p, विलयन का वास्तव p बराबर होता है pa प्लस pb। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बन पाता है और इसका आसानी से अपन ग्राफ बना पाते हैं। और इन नियमों का जो पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन कहलाते हैं जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं कर पाता है उसको अपन अनादर्श विलयन कहते हैं। अब इसका जो दूसरा स्टेप है जिसको अपन वास्तवशील विलयन नहीं लेंगे, अवास्तवशील विलयन लेंगे। क्या लेंगे? राउल्ट्स का नियम जो इसका सेकंड पार्ट है, यदि ये अपन जब अप्लाई करते हैं जब आपका जो विलय है वो अवास्तवशील अवस्था के अंदर हो, अवास्तवशील का मतलब उसका वाष्प का निर्माण ना हो, केवल विलय के द्वारा ही वाष्प का निर्माण हो, तब आपका राउल्ट्स का ये सेकंड लॉ लागू होता है। तो अवास्तवशील विलयन के लिए यानी जो विलयन का जो है p
विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P जो है वो केवल विलय यानी PA, केवल विलय के आंशिक दाब के बराबर होता है, यानी P इक्वल PA। तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है PA इक्वल होता है P नोड A XA, यानी आप नया इक्वेशन बना पाते हैं P इक्वल P नोड A XA, यानी केवल आपका जो विलयन का वाष्प दाब है वो केवल विलय के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाष्पशील विलय है ये कभी भी वाष्प के निर्माण के अंदर सहायक नहीं होता है। तो P इक्वल P नोड A XA अपना एक नया समीकरण आता है। अपन इसमें XA की वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं पहले की तरह। XA इक्वल 1 माइनस XB, तो आपकी नई वैल्यू पुट आउट हुई XA यानी P इक्वल P नोड A XA की वैल्यू की अपन ने 1 माइनस XB, तो आप इसको ओपन कीजिए तो P इक्वल P नोड A माइनस P नोड A XB। अब इसमें P नोड A को अब आप जो है P नोड A XB को ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा आपका P नोड A XB इक्वल ये जो है आपका इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P नोड A माइनस P। तो P नोड A माइनस P वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। और आप यदि केवल XB की वैल्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगा P नोड A माइनस P अपॉन ये आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये P नोड A। तो अपना एक नया इक्वेशन प्राप्त होता है। इस पद को तो अपन कहेंगे वाष्प दाब अवनमन, और ये वाला जो पद है P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A। तो अपना एक नया इक्वेशन प्राप्त होता है कि विलय का जो मोल अंश है, विलय का मोल अंश हमेशा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, यानी राउल्ट्स के सेकंड लॉ से वाष्पशील विलय युक्त विलयन के राउल्ट्स के नियम के अनुसार आपका जो विलय का मोल अंश है वो हमेशा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों रोल देखे राउल्ट्स के, एक वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए और एक अवाष्पशील विलय युक्त